बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द चेरी ऑर्चर्ड बाय एंटन चेखोव। ये एक रशियन ड्रामाटिस्ट था जिसने इसको लिखा। इनके नाम की प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है क्योंकि रशियन नेम्स हैं प्ले के अंदर भी और एंटन चेखोव के खुद के नेम में भी, तो ये आप चेक कर लीजिएगा। रशियन ड्रामाटिस्ट था, जो चेंज था उस वक्त सोसाइटी में उसके बारे में उसने ये प्ले लिखा है। हम इस प्ले की एक्ट वाइज समरी को डिस्कस करेंगे कि क्या मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं और क्या इवेंट्स हैं इसके अंदर, जिससे हमें मदद मिलेगी हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस को कवर करने में। थोड़ा सा इसको इस लिहाज से कवर करेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चंस एमसीक्यूज वगैरह भी इसमें कवर हो जाएं, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस पे इंशाल्लाह एक अलग वीडियो भी मैं बनाऊंगी एमसीक्यूज पे भी, जिससे आपको उस हवाले से भी मदद मिल जाएगी ऑब्जेक्टिव पार्ट में भी। शुरू करते हैं हमारी वीडियो। द चेरी ऑर्चर्ड की डिटेल समरी हम करने लगे हैं। सबसे पहले एक्ट 1 की अगर हम बात करें तो उसकी सेटिंग जो रखी है उसने लेट 80s में रखी है। टाइम जो है वो इस वक्त मंथ ऑफ मई है। और क्या सिचुएशन है? सिचुएशन ये है कि अब मेन जो हमारे पास करेक्टर है वो लूबा का है। मैडम लूबा एक रिच लेडी है। अब वो रिच पहले थी या अब थी, इस हवाले से मज़ीद आगे हम चलेंगे, लेकिन सीमिंगली नज़र अपेरेंटली हमें यही आ रहा है कि वो मैडम है, एक रिच लेडी है। वो वापस आ रही है स्पेन से अपनी बेटी एनिया के साथ। वो स्पेन की हुई है और वो वहाँ से वापस आ रही है। अब डिस्क्रिप्शन हमें प्ले के शुरू में ये दिखाई गई है कि कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि उसके घर पे उसका वेट कर रहे हैं, जिनमें से उसकी जो एक मेड है दुनियाशा, वो वहाँ पे मौजूद है, उसका वेट कर रही है। लुफेकिन वहाँ पे मौजूद है जो कि उसका एक वेल्दी नेबर है। अब ये जो लुफेकिन है उसकी थोड़ी सी हम पढ़ लेते हैं हिस्ट्री को, उसकी क्या इस हवाले से प्ले के अंदर इंपॉर्टेंस है। लुफेकिन जो है वो उसके बाप दादा तमाम उसके एंसेस्टर्स फोर फादर्स जो लूबा है उसके घर में नौकर थे, काम करते रहते, सारी ज़िंदगी लेबर थे उसके घर में। लेकिन लुफेकिन के साथ जो लूबा का फादर है उसका रवैया बहुत अच्छा रहा और उन्होंने इसको बेहतरी की तरफ लाने की कोशिश की और कभी भी एक सर्वेंट के तौर पे नहीं माना। यानी कि लूबा फैमिली की बहुत सारी मेहरबानियाँ हैं लुफेकिन के ऊपर। फिर लुफेकिन ने अपने तमाम जो चेंजिंग ट्रेंड्स हैं उनको अपनाते हुए तरक्की की और अब एक वो वेल्दी जो है वो मैन बन चुका है और डीलिंग्स करता है और बहुत कामयाब हम कह सकते हैं बिजनेसमैन है। वो वेट कर रहा है लूबा के लिए। दुनियाशा वहाँ पे मौजूद है। उन दोनों की आपस में डिस्कशन जारी है जिससे हमें लुफेकिन के पास्ट ये जो सारी हिस्ट्री है उसके बारे में हमें पता चलता है। और हम देखते हैं कि वो कहता है कि वो स्टिल अपने बारे में कहता है पीजेंट ऑफ पेजेंट्स, यानी कि उसके अंदर हमें कोई बहुत ज़्यादा मगरूरियत अगर हम स्टार्ट में देखें तो नहीं नज़र आ रही। वो अपने उसी जो उसका बैकग्राउंड है उसको याद रखते हुए उसको साथ ले के चलते हुए काम कर रहा है। अब एक और करैक्टर है वो है युपिचिदोव का, जो कि एक क्लर्क है और वो पसंद करता है दुनियाशा को। उसका भी आना जाना लूबा फैमिली के घर में है और बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं उसके लूबा के साथ। तो वो युपिचिदोव जो है वो प्रपोज करता है दुनियाशा जो कि मेड है लूबा की उसको। अब दुनियाशा इस हवाले से बताती है लुफेकिन को कि इस तरह युपिचिदोव ने मुझे प्रपोज किया, जिस पर लुफेकिन जो है कोई इंटरेस्ट शो नहीं करता। तो ये सारी डिस्कशन इनकी आपस में जारी थी। हमें अब तक ये पता चला, थोड़े से नेम मुश्किल हैं, करैक्टर ज़्यादा हैं, इसलिए हम इसको दोहरा लेते हैं। हमें पता चला कि मेन करैक्टर इसके अंदर लूबा है जो कि फ्रांस गई हुई है अपनी बेटी एनिया के साथ। वो वापस आ रही है जिसका इंतज़ार किया जा रहा है। इंतज़ार करने वालों में हमारे पास मौजूद है लुफेकिन जो कि एक वेल्दी नेबर है, जिसके फोर फादर्स इंसेस्टर्स जो लूबा है उसके और उसके लूबा के जो फोर फादर्स हैं उसके सर्वेंट्स रह चुके हैं। और जो दुनियाशा है वो एक मेड है उसके घर और वो भी इंतज़ार कर रही है। इन दोनों की आपस में डिस्कशन जारी है। एक युपिचिदोव क्लर्क का जिक्र होता है जो कि दुनियाशा को पसंद करता है और उसको प्रपोज करता है। ये थी एक्ट 1 में अब तक की बात। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब लूबा का इंतज़ार हो रहा होता है तो लूबा आ जाती है। लूबा के साथ अब उसका भाई है गेब, उसको मोहल्ले के कुछ और लोग भी मिलने आए हुए हैं जिनमें पिशिक भी मौजूद है। और लूबा जो है वो आती है जब तो सबसे बड़ा एक वार्मली तरीके से मिलती है क्योंकि वो 5 साल के बाद वापस आई है और हर एक चीज़ को वो बहुत, जब इंसान कहीं बाहर जाता है अपने घर से जहाँ पे वो पला बड़ा होता है एक अरसे तक,
तो जब वो वापस आता है उस जगह पे तो उसकी एक एक चीज़ जिसके साथ उसकी यादें वाबस्ता होती हैं तो उसको छू के महसूस करके देखता है। तो यही कुछ सूरत हाल लुबा की होती है। वो टेबल के साथ कभी चिपकती हुई हमें नज़र आती है, कभी दीवारों खिड़कियों पर्दों के साथ, कि हर एक चीज़ के साथ अपनी उदासी को दूर करने की कोशिश करती है। इतनी देर में वारिया जो बेटी है, बड़ी बेटी है लुबा की, वो भी आ जाती है और वो किसी और सिटी में थी और इन सब का आपस में मिलाप होता है। वारिया जो है वो हमें डोमिनेंट कैरेक्टर इस हवाले से इसके अंदर नज़र आएगा कि अपनी पावर शो करती है, कीज़ को हर वक्त होल्ड करके रखती है और इसकी शादी सब चाहते हैं कि लुफैकिन के साथ हो जाए और लुफैकिन जो है वो भी कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं देता और उसने अभी तक वारिया को प्रपोज़ भी नहीं किया, लेकिन सब यही कहते हैं कि वारिया और लुफैकिन की शादी हो जाएगी। अब सब वहाँ पे मौजूद हैं, जो चाय कॉफ़ी वगैरह पी जाती है। इतनी देर में एंट्री होती है ट्रॉफीमॉफ की। ट्रॉफीमॉफ जो है वो एक आइडियलिस्ट करेक्टर है, इंपॉर्टेंट करेक्टर है। इसके अंदर तमाम इंपॉर्टेंट करेक्टर्स का ही मैं जिक्र करूँगी, बाकी कुछ माइनर करेक्टर्स हैं जिनको आप देख लीजिएगा। ट्रॉफीमॉफ ट्यूटर है लुबा के मरे हुए बेटे का। लुबा का एक बेटा कुछ साल पहले डूब के मार गया था जिसका ट्यूटर था ट्रॉफीमॉफ। तो वो जब आता है तो लुबा उसको मिलती है और बड़ी इमोशनल हो जाती है और अपने बेटे को याद करती है। फिर्स है एक नौकर, बहुत ही ओल्ड नौकर है और बहुत पुराने अरसे से उनके घर रह रहा है और उसकी हैसियत ऐसे ही है जैसे घर में किसी बुज़ुर्ग की होती है और वो सबके बारे में फ़िक्रमंद है, उनसे प्यार करता है, उनके बारे में फ़िक्र रखता है, चेरी ऑर्चर्ड के बारे में वो फ़िक्र रखता है। तो ये सारी जो चीज़ें थी एक्ट 1 के अंदर जो हमें नज़र आती है वो हमें नज़र आती है तमाम कैरेक्टर्स की डिस्क्रिप्शन कि कौन किसका क्या लगता है। हमें इस हवाले से पता चलता है किसका झुकाव किसकी तरफ है, किसको किसके साथ थोड़ी सी रेवरली है। जैसे डिस्कशन अगर हम देखें, अगर आप टेक्स्ट पढ़ें तो ट्रॉफीमॉफ और लुफैकिन जो है आपस में कुछ अच्छे ताल्लुकात नहीं रखते। दोनों हमेशा आपस में बहस करते हुए हमें नज़र आएंगे और एक दूसरे से डिफरेंट व्यूज़ रखते हुए हमें नज़र आएंगे। अब जो प्ले लिखा गया है, जो मेन प्ले का पर्पज़ है वो ये था कि लुबा की फैमिली पहले अमीर थी, अच्छे इनके हालात थे। लुबा का एक कैरेक्टर का फ्लॉ, इसका फॉल्ट ये है कि ये अपनी अब वो इतनी अमीर नहीं रही जितनी वो पहले होती थी। ये नीलामी पे उसका चेरी आर्चर पहुंच चुका है जो कि बहुत अरसे से उसके पास था। उन्होंने बदलते हुए चेंजिंग ट्रेंड्स को नहीं अपनाया जिसकी वजह से ये तमाम सूरत हाल हो गई। और फिर जब उनके माशी हालात अबतर होते चले जा रहे थे फिर भी उसने अपना वो लाइफस्टाइल नहीं छोड़ा जो कि उसने अपनी अमीरी में रखा था और उसने अपने वो अमीरी के भरम कायम रखे हैं। तो ये प्ले असल में है चेरी आर्चर की नीलामी के हवाले से कि चेरी आर्चर नीलाम होने जा रहा है। लुबा और उसकी फैमिली की जो इमोशनल अटैचमेंट्स हैं वो इस चेरी आर्चर के साथ है, वो इसको नहीं नीलाम करना मतलब बेचना नहीं चाहते। लुफैकिन उन्हें आइडिया देता है कि आप इस चेरी आर्चर्ड को कटवा दें और यहाँ पे बिल्डिंग्स बनवाएं और जो यहाँ पे वेकेशन गुजारने लोग आते हैं उनको किराए पे ये दीजिएगा तो बहुत मुनाफा होगा आपको, इसको नीलाम भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वो चेरी आर्चर्ड को कटवाने पे बिल्कुल भी राज़ी नहीं होते कि हम मतलब अगर इसकी एक शाख एक पत्ता भी काट जाए इस तरह का तो समय लगेगा कि हमारे दिल का कोई टुकड़ा कट गया। इस तरह वो अपने जो ट्रेडिशंस हैं उनको साथ लेके चलते हैं। चेंज जो एक आ रहा है सोसाइटी के अंदर उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो लुफैकिन उनको ये मशवरा देता है जिससे वो रिफ्यूज़ देते हैं और ये डिस्कशन पहले एक्ट में हमें नज़र आती है। अब जो दूसरा एक्ट है उसकी सेटिंग ओपन एरिया में, आउटडोर में इसकी सेटिंग रखी गई है। समर टाइम बताया गया है और ये जो है बेंच एक है जिसके ऊपर बैठे हुए हैं चार्लेटा जो कि सर्वेंट है, याशा है वो भी सर्वेंट है, दुनियाशा वो भी सर्वेंट है और ये यानी सर्वेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं लुबा के घर के सर्वेंट्स। अब जो पीछे दो भी वहीं पे खड़ा है, बाकी ये लोग बैठे हुए हैं। जो पीछे दो वहाँ पे खड़ा है और गिटार बजा रहा है और यहाँ पे जो लव अफेयर है उसके बारे में बात हो रही है दुनियाशा और जो पीछे दो के बारे में, और वो उसके लिए गिटार बजाया जा रहा है और इस हवाले से उनकी डिस्कशन हमें मिलती हुई नज़र आती है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो लुबा और गेव जो कि लुबा का भाई है और लुफैकिन जो कि उनका नेबर है, वेल्दी नेबर है, वो वहाँ पे आते हैं और वहाँ पे दोबारा जो लुफैकिन है वो इसी हवाले से, ज़ाहिर है 1-2 दिन रह गया चेरी आर्चर्ड की नीलामी के हवाले से, तो इसी बारे में डिस्कशन उनके दरमियान हो रही है कि चेरी आर्चर्ड को आपको ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन वो लोग इस बात को नहीं मानते और वो कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते। कभी कभार सोचते हैं किसी वक्त उनका जहन जाने लगता है लेकिन वो नहीं
बेच पाते उसे। इतनी देर में कुछ मांगने वाले आते हैं और लूबा जो है वो उनको ऐसे ही पैसे जो है वो पर्स से निकाल के बगैर गिने दे देती है, जिस पर वारिया नाराज़गी का इजहार करती है कि अब हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम ऐसे बगैर गिने देते जाएं, आपको जो आते हैं वो बदलनी होंगी, इतने आप लोग डिनर्स रख रहे हैं, इतना शाह खर्चियाँ कर रहे हैं, लेकिन अब हमारे हालात ऐसे नहीं हैं जैसे पहले थे, इसलिए हमें ध्यान से चीज़ों को खर्च करना होगा। यहाँ भी हमें एक और डेवलपमेंट ये नज़र आती है, हमें पता चलता है कि एनिया जो है वो, हम पहले भी मैंने बताया था कि वो आइडियलिस्ट करेक्टर है, आइडियलिज्म की दुनिया में रहती है। एक और जो करेक्टर है दूसरा मैंने बताया था ट्रॉफीमॉफ, वो भी एक आइडियलिस्ट है। तो ये दोनों आपस में बैठते हैं, बेंच पे डिस्कशन करते हैं और इन दोनों की आपस में पसंदीदगी का इजहार करते हुए हमें नज़र आते हैं, फ्यूचर लाइफ को डिस्कस करते हैं, लेकिन कोई रोमांटिक किस्म की इनके दरमियान सीन्स नहीं होती क्योंकि दोनों आइडियलिस्ट हैं। वारिया इस हवाले से कंसर्न है कि एनिया किसी गलत काम में ना पड़ जाए, और ट्रॉफीमॉफ को कहते हैं कि क्यों हर वक्त वारिया ऐसे तुम्हें आवाज़ें देती रहती है, तुम्हारे पीछे पड़ी रहती है, जिस पर एनिया भी जो है वो नाराज़गी का इजहार करती है कि क्यों हर वक्त मेरी बहन ऐसे करती है। यहाँ पे ये जो एक्ट है वो ख़त्म होता है दूसरा, और फिर एक्ट 3 हमारा स्टार्ट होता है जो कि एक डिनर के हवाले से है। एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ की जाती है, अगस्त का एक डे बताया गया है, और चेरी आर्चर की जो नीलामी है उस हवाले से अब कार्ड्स खेले जा रहे हैं, वहाँ पे डांस हो रहा है, मुख्तलिफ़ किस्म की गेम्स खेली जा रही हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आए हुए हैं। जो वारिया है उसकी शादी की बातें बार बार लफेकिन के बारे में करके जो उसे जो पीछे दो हैं बाकी जो हैं वो उसे छेड़ते हैं, उसे तंग करते हैं, जब तक अभी तक लफेकिन ने उसको प्रपोज़ नहीं किया और ना ही उसने पब्लिकली सही तरीके से कभी कहा है कि मैं इसको पसंद करता हूँ या मैं इससे शादी करूँगा, जिस पर वो चिढ़ जाती है कि उसने मुझे तो अभी तक प्रपोज़ नहीं किया और आप लोग जो हो बार बार मुझे छेड़ते हो। तो लूबा जो है वो भी मना करती है कि क्यों मेरी बेटी को तंग करते हो, ऐसा ना करो। वो सब जो डांस वाले है उसके ऊपर डांस कर रहे हैं, कार्ड्स खेल रहे हैं, और इतनी देर में पता चलता है कि चेरी आर्चर बिक चुका है। तो अब सब जहनी तौर पे नीलाम हो चुके हैं, सब इस बारे में तो तैयार होते हैं जहनी तौर पे कि चेरी आर्चर ने नीलाम होना है, लेकिन जो क्वेश्चन सबसे पहला सबके मुंह से निकलता है, स्पेशली लूबा, वो कहता है टू होम, कि किसको बिका किसको। वो गेव आता है, वो भी नहीं बताता कि किसको बिका है। इतनी देर में लुफेकिन आता है, वो बताता है फाइनली कि ये मैंने ख़रीदा है, चेरी आर्चर मुझे मिला है, यानी कि सबसे भारी बोली लुफेकिन लगाता है, जिस पर जो है वो गिरने के ऐसे अंदाज से चेयर पर बैठ जाती है लूबा, और ये एक्ट भी हमें यहाँ पे ख़त्म होता हुआ नज़र आता है। अब एक्ट 4 है, अक्टूबर में ये एक्ट ओपन होता हुआ हमें नज़र आता है। सेटिंग उसकी वही है जो पहले एक्ट में थी, हमें रूम है, लेकिन अब इसके अंदर वो फर्नीचर, वो सारी चीज़ें जिनको वो गले से लगाती है लूबा और उनके साथ अपनी बहुत ज़्यादा मोहब्बत का इजहार करती है, फीलिंग्स का इजहार करती है, वो हमें नज़र नहीं आता। जबकि अब सूरत हाल ये है कि तमाम उस घर को छोड़ने के लिए तैयार हैं, सामान पैक हो चुका है, अब ये घर लुफेकिन का है, चेरी आर्चर लुफेकिन का है। लूबा और गेव जो है वो सब वहाँ पे खड़े हैं गुड बाय कहने के लिए सबको, और एक दफ़ा फिर कहती है लूबा लुफेकिन से कि तुम शादी कर लो वारिया से, जिस पर वो कहता है ठीक है मैं उसको प्रपोज़ कर दूंगा, लेकिन वो उसको प्रपोज़ नहीं करता। जो एनिया है और ट्रॉफीमॉफ है वो दोनों भी असल में उनकी भी ट्रेजिक जो है वो सेपरेशन हो जाती है, हम कह सकते हैं कि वो भी इकट्ठे नहीं हैं। वो प्लान ये करते हैं कि बाद में हम शादी करेंगे ये वो, लेकिन असल में ये भी उनकी भी कोई हैप्पी एंडिंग नहीं दिखाई गई। एनिया वर्क के लिए स्टडी के लिए चली जाती है, गेव और जो लूबा है वो इकट्ठे चले जाते हैं, वारिया जो है वो कहीं पे हाउस कीपर की जॉब के लिए अपने प्लान्स को जाहिर करती है कि चली जाती है, और जो लुफेकिन है वो उसको प्रपोज़ नहीं करता, जबकि वो कहता है कि वो उसको प्रपोज़ करेगा, जिसके लिए वो थोड़ी देर के लिए हर्ट होती है और वहीं पे बैठ के रोती है, लेकिन फिर अपने आप को संभाल लेती है, और आखिर पे जो फिर्ज है वो वहीं पे बेंच पे लेट जाता है, और इस तरह दिखाया गया कि जैसे वो वहाँ पे मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन ये क्लियर नहीं किया गया कि वो मर गया था या वहाँ पे प्ले क्लोज हो जाता है। वो बैंक पे ये सोचता है कि मैं अकेला रह गया हूँ, दरवाजे तमाम बंद हो चुके हैं, सब अपनी अपनी राहों पे अपनी अपनी मंजिलों पे जा चुके हैं। तो ये प्ले था हमारा चेरी ऑर्चर्ड। इस हवाले से हमने इसके अंदर देखा कि क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थी इसके प्ले के अंदर। चेंज के हवाले से ये प्ले मौजूद है, इसके अंदर सोसाइटी के हवाले से थीम्स मौजूद हैं जो उस वक़्त की थी, ट्रेजिक एलिमेंट्स भी हैं इसके अंदर, कॉमिक एलिमेंट्स भी हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ ड्रामा के तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, तो आप उसको देख सकते हैं। ड्रामा तमाम हमने डिस्कस कर दिए हैं जो हमारे सिलेबस के अंदर थे 5,
तो इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर किसी की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं मज़ीद उसको बताने की कोशिश करूँगी। वेटिंग फॉर गोडो और चेरी आर्चर को बहुत ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बताया क्योंकि वक्त की कमी है, तो इंशाल्लाह लेकिन इनके शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ पे भी वीडियो बना दूंगी, ताकि वो जो टेक्स्ट पढ़ाने का मकसद दूसरों का ये था उनका एनालिसिस बताने का कि ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी अच्छी तैयारी हो जाए। तो इनके ऑब्जेक्टिव को मैं अलग कर दूंगी शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ को, ताकि वो बेहतर तरीके से अंजाम पा जाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।